नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। फॉर्म है जीएसटी का फुल फॉर्म है। प्रश्न जेटेट में देखिए आया हुआ है। आपका किस में था बताइए, आपका किस में था? तो JCERT किताब में तुम देखिएगा बीच में बहुत अच्छा तरह से छपा हुआ है, ठीक है। अबर भी आपको इसी तरह से लगभग यहाँ पर 80% JCERT का जो किताब का हुबहू है वही रहेगा। अब 20% में इधर उधर भले हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग JCERT को भूलिएगा नहीं, जो भूलेंगे उनका रिजल्ट जरूर ख़राब हो सकता है। इसलिए या तो आप किताब से पढ़िए या तो नोट्स ले लीजिए यहाँ से और पढ़ लीजिए, ठीक है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स या कोई नहीं, ठीक है। तो GST का फुल फॉर्म है G से गुड्स एंड सर्विस, S से सर्विस और T से टैक्स। क्लियर, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। GST लागू किया गया, ठीक है। GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो GST लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? आपका जो सरकारी विद्यालय है उसमें मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील लागू है। यह किस उद्देश्य से लागू किया गया है? बच्चों का नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों का पोषण सुधार करने, यह सभी, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का नामांकन बढ़ाना भी है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना भी है, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करना है, यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया, ठीक है। 2000, 2001, 2002 या 2003, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में 2001 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ये भी आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, सब आपका JCERT किताब में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, 18, 16 किस में था, ठीक है। तो समानता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 15 में है। इसमें आदमी जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है। और ये आपको देखिए यहाँ पे आपका भी जेटेट न्यू सिलेबस में एक टॉपिक बनाया है ना, एक टॉपिक बनाया है जिसका नाम है देखिएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जब इस टॉपिक को हम लेकर के आएंगे तो ये सारा चीज़ आपको उसमें समाहित रहेगा, ठीक है। तो सभी टॉपिक को देखिए हम आपको यहाँ पे किताब से कर करके बना रहे हैं। आप सभी से जुड़े रहिएगा और यहाँ पर जिनको नया मिलता है वो जल्द से जल्द जुड़िए, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल सके। सर्वप्रथम EVM का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ, ठीक है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, ठीक। सर्वप्रथम EVM का प्रयोग जो है आपका केरल में हुआ था, ठीक है। और केरल के किस विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया था? देखिए हमने यहाँ पर नोट बना दिया है कि सर्वप्रथम EVM का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था, ठीक है। सीमित वहाँ पर देखा गया था, उसके बाद पूरे भारत में लागू किया गया था, ठीक है। पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में इस्तेमाल EVM का हो रहा है, ठीक है। EVM पूरे भारत में कब से होने लगा? 1999, 2001, 2004, 2019, ठीक है। तो 2004 ईस्वी से EVM का प्रयोग जो है पूरे यहाँ पे भारत देश में किया जा रहा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म
तो V से वोटर, ठीक है, V से वेरीफिएबल और P से पेपर, ऑडिट, ट्रेल होता है। याद रखिएगा, वोटर, वेरीफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विधान परिषद वाले राज्य कौन है। देखिए प्रश्न आपका जेटेट में भी पूछा गया था, ठीक है, जेटेट में भी ये आया था। बहुत प्रश्न आपका जो था ना, देखिएगा तो आपको यहाँ जो पॉलिटिकल से लगभग जो जेटेट अभी 2012-16 हुआ एकदम हूबहू किताब से आपका आया था, ठीक है। तो आपका 2000 अभी जो 26 में होगा वो भी एकदम कंफर्म रहिए कि आपका किताब से रहेगा, बाहर का रहेगा नहीं। लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% यहीं से रहेगा। इसलिए आप सभी कोई अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, विधान परिषद जहाँ पर जैसे विधानसभा राज्यसभा दोनों हैं, ठीक है, वो द्विसदनीय विधानसभा हम लोग को कहेंगे। तो वो वाला राज्य के लिए आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है। इससे पहले भी इसको किया गया है, क्या कहा गया है, तू भी कमा, तू भी कमा, ठीक है। 30 है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, ये 6 राज्यों में है अब, ठीक है। पहले एक जम्मू कश्मीर में था, वो हटा दिया गया है। क्लियर। तो देखिए तेलंगाना है ही, उत्तर प्रदेश है ही, बिहार है ही, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा, ठीक। देखिए ये बहुत पहले बना हुआ है, इसको ट्रिक देख लीजिएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते, तू भी मजा कर, लेकिन इसमें से आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, इसलिए अब इसका ट्रिक को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए। क्या कर दिए, तू भी कमा, तू भी कमा, ठीक है। तो इसको भी याद कर सकते हैं ना, तो इससे भी आप याद करके जा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ आपको किया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कौन कौन है। तो द्विसदनीय व्यवस्था वाला में तभी याद किए थे हम लोग, तू भी कमा, ठीक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और कर्नाटक। तो कर्नाटक यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, तो राइट आंसर से कर्नाटक ही चला जाएगा। युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो देह 24 हुमायूं आपको बताया गया था, देह 24 हुमायूं, ठीक है। 24 में चौसा का युद्ध, 20 से बिलग्राम या कनौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था या कनौज का 1940 में। लगातार है ये भी, ठीक है, ये भी आपको लगातार ही है, तो राइट आंसर सी होगा। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ, तो आइए ये भी प्रश्न आ ही गया, 1539-1540। तो 1540 पहले चौसा का हुआ था 1539 में, और फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। यहाँ भी हुमायूं हारा, यहाँ भी हुमायूं हारा। जब अबर बार हारा तो यह राजगद्दी छोड़ के भाग गया, ठीक है, और ईरान की ओर भागा। और ये 15 वर्षों तक शेरशाह के डर से उधर ही रहा। जैसे ही इसको पता चला कि शेरशाह का मृत्यु हो गया है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी ताकत आ गई, और यह जानता था कि शेरशाह छोड़ के हम सभी से युद्ध जीत लेंगे। और वह जीतते हुए सरहिंद का युद्ध फिर से दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा, देखिए प्रश्न आया है, हुमायूं जब युद्ध हारा तो वह किस ओर भागा, ठीक है। ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर या कोई नहीं, ठीक है। तो हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा, तो ईरान की ओर भागा, ठीक है, ईरान की ओर भागा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, जानते हैं। हुमायूं जो था दोबारा राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, दोबारा बैठा 1556 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं किताब का शौकीन था, वह पुस्तकालय था, पुस्तकालय में वह पढ़ता था, ठीक है। तो उस समय रमज़ान समय हो गया था, जैसी वजह तो हुमायूं क्या हुआ कि घोड़ों से उतर के शेरेमंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरने लगा। उसी में पैर फंसने के कारण सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई थी। शेरेमंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा भी गया है कि हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है। तो मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में, दिलपनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को आप एक बार याद कर लीजिएगा। हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह, ठीक है। ये हुमायूं और शेरशाह लिखने का मतलब कि ये जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए हैं, दोनों युद्ध हुमायूं ने हारा है और दोनों युद्ध शेरशाह ने जीता है। चौक में चौ से है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, और क से है कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, ठीक है। हुमायूं दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर देखिए हमने नोट्स बना दिया है कि आपको भी नोट्स लिख लीजिए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। हुमायूं को दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है, और दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ है। एकदम कंफर्म होते चलिएगा। पूरे यहाँ पे जो आपको मुग़ल साम्राज्य है आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से याद हम करवाने वाले हैं। हुमायूं के बाद मुग़ल साम्राज्य का शासक कौन बना, तो याद रखिएगा भाजपा का रैली था ना, तब भाज
तो बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो याद होगा ना, हुमायूं के बाद कौन बना? अकबर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है। अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। ठीक है। तो देखिए अकबर जो है यहाँ पर 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था। कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा 12-13 भी मिलेगा, लेकिन आपको JCERT से जो दिया है वो हमने लिख दिया है कि आपको अगर दिक्कत हो तो आप क्लेम करने के लिए यहाँ से बोल सके। ठीक है। चलिए अगला, अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? अपने पिता का जब हुमायूं का मृत्यु हुआ तो उसमें अकबर कहाँ रहता था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, हरियाणा के भटिंडा नामक स्थान पर, गुजरात के गांधीनगर, कोई नहीं। तो ये उस समय पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था जिस समय यहाँ पे हुमायूं का मृत्यु हो गया? उसमें अकबर जो था संरक्षक के साथ रहता था। तो उसमें अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण यहाँ पर बैरम खां था। ठीक है। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और इसका किनके बीच हुआ वो नीचे आपको हम बता देंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं? यहाँ पर आपको हम बताए हैं पानी 2, पानी 2, ठीक है, हल्दी में, पानी 2 हल्दी में अकबर है महान। मैंने पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर है महान। इसका देखिएगा थ्योरी क्लास आप जब देखिएगा ना, बहुत मस्त उसको ट्रिक बना के बताया गया। ठीक है। तो अकबर और हे मतलब हेमू और महान मतलब महाराणा प्रताप, यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ, और पानीपत का और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है। याद रख लीजिएगा, बनाया हुआ है, थ्योरी क्लासेस को ले लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है। इसमें अकबर का विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? अभी हुआ 1576 ईस्वी में, आपको बता दिए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप का हार हुआ था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां? ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह लड़ रहे थे। अब देखिएगा अकबर द्वारा किया गया युद्ध को भी आप याद रख लीजिएगा, इसका भी ट्रिक हमने आपको बना दिया है जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो क्या लिखे हैं? पानी 2 घाटी युद्ध अकबर है महान। ठीक है। तो पानी 2 यहाँ पे लिख लिए, फिर इसी के नीचे युद्ध का नाम है, फिर घाटी युद्ध भी लिख लिए, और अकबर है महान। तो इस तरह से जा करके ये दोनों युद्ध अकबर के लिए है, और हे महान में एक हे दिए और एक महान दिए। ठीक है। तो पानी 2 मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, घाटी मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अब अकबर है महान मतलब अकबर और हेमू के बीच हुआ, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है। पहला वाला किसके बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो अकबर और हेमू के बीच। घाटी युद्ध किसके बीच? हल्दी घाटी का युद्ध, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यही दो को इस तरह से सजा के आप याद कर लीजिएगा, तो आपको मुगल साम्राज्य का लगभग जितना युद्ध हुआ है वो सारा चीज़ हम आपको कंप्लीट यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है। तो पानीपत का देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहे और महाराणा प्रताप की हार हुई। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि अब आप सबको यहाँ पे अच्छा से जरूर बना लीजिएगा, और सारे प्रश्न का जवाब मुगल साम्राज्य से जरूर दे लीजिएगा, और आपके लिए यह बहुत ही आसान होते जा रहा हो। ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है। देखिए यहाँ पर बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है, इसलिए बचपन का नाम याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे, क्या ट्रिक था बता दे रहे हैं। अब खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ। ठीक है। तो अ से है देखिए अकबर, उसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। खु से है देखिए खुर्रम, उसके बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहाँ, शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है। साली से सलीम हो जाएगा, और जहाँ से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। राइट आंसर सी। न्याय की जंजीर के लिए किसको इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? ठीक है। तो न्याय की जंजीर के लिए
जहांगीर को प्रसिद्ध माना जाता है। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया, बहुत MBI है, 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो ये आपके आए थे जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। और इस समय यह जहांगीर इस बात को नहीं जानता था कि ये हमें लूट करके ही जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती हो गया था व्यापार की अनुमति देना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरून निशा के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्णयुग माना जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बाबर। ठीक है, तो वास्तुकला के दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल स्वर्णयुग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ठीक है, तो आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आपको बताना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो देखिए, आगरा का जो ताजमहल था उसका निर्माण आपको शाहजहां की तरफ से करवाया गया है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण भी आपको शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे कि आपको जो मुगल साम्राज्य के शासक के नाम थे वो क्या था, तभी आपको याद आ रहा होगा, भाज-शो। ठीक है, भाज-शो मैंने पहले तो बाबर हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और ये अंतिम हो गया औरंगजेब। तब ना शासक का नाम इस क्रम से लिखा गया है, तो अंतिम औरंगजेब है। तो आपसे पूछा है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब। पहला शासक कौन था? तो बाबर। दूसरा शासक कौन था? तो हुमायूं। तीसरा शासक कौन था? तो अकबर। चौथा शासक कौन था? जहांगीर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत तरह से पूछा जा सकता है, बस आप ट्रिक को याद रख लीजिए या कंसेप्ट को याद कर लीजिए, आपको वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो जिंदा पीर के नाम से आपको औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम, बदरुद्दीन। ठीक है, तो सलीम तो किसका नाम था? तो अब खुश है शाहजहां, सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम किसका नाम था? खुश याद रखिएगा, खुर्रम शाहजहां का नाम था। और बदरुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। तो अब बच्चा फरीद, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जैव संसाधन का उदाहरण है अजैव टेट, राजस्थान टेट 2018, पंजाब टेट 2020। अजैव संसाधन का उदाहरण है मृदा, चट्टान, खनिज या सभी। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो सभी अजैव संसाधन में आते हैं, निर्जीव वाले। ठीक है, तो मृदा क्या है? निर्जीव है। चट्टान क्या है? निर्जीव है। खनिज क्या है? निर्जीव है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है पंजाब टेट 2019, एच टेट 2019। जैव संसाधन का उदाहरण है, जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव, जितने भी आपको सजीव लगेंगे उसको सभी आप जैव संसाधन के उदाहरण में डाल सकते हैं। तो पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जो है जैव संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको लिखा हुआ है जैव संसाधन सजीव होते हैं, इसलिए सभी सजीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा पुस्तक याद रखिएगा, संकटापन्न और लुप्त होने वाले, कगार पाए जाने वाले जंतु के बारे में है। एक ऐसी सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। पौधे, जंतु और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त हैं, या राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा पुस्तक जो है वो संकट और लुप्त होने वाले जंतुओं के लिए है। यह एक ऐसी सूची है जो IUCN द्वारा प्रकाशित की गई है। पौधे, जंतुओं और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेना होगा क्योंकि कभी कभी आता है। देखिए रंग कोडिंग प्रणाली, प्रजातियों की जोखिम की स्थिति का पता लगाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं?
अब बाहरी न दे करके दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब बाह्य न दे करके कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत ना लिख के दे देगा कभी कहते पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपर्पट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपर्पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपर्पट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपर्पट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका, और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, A और B दोनों, राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है। सियाल किस परत में पाया जाता है, भूपर्पट्टी, मेंटल, करोडिया सभी। ठीक है, CG टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है, भूपर्पट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है, आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, विश्व, उत्तरायणात, परिक्रमण या अक्षीय झुकाव। तो उस स्थिति को हम लोग विश्व कहते हैं। CG टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। टिस्को भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य में स्थित है। यूपी टेट 2016 में पूछा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम साक्षी समीप साक्षी में, या यहाँ पर आपको कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर C हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर ही स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दामोदर, कोसी, स्वर्णरेखा, खरकई या सभी। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जमशेदपुर शहर जो है आपका ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड टेट में पूछा भी था।